Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, I compared Indian car market versus American car market versus Chinese car market. Oh my god, आप लोगों को पता है इंडिया और USA और चाइना इन तीनों की कार मार्केट का कंपैरिजन होने जा रहा है। देखते हैं कि इंडिया की कार मार्केट जो है वो इन दोनों को टक्कर दे पाती भी है, चाइना की और अमेरिका की कार मार्केट को सुपर पावर भी है भाई एक तरफ। और देखते हैं किसकी कार्स जो है वो सबसे बेहतर है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। बिना टाइम का कोई वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं इस दुनिया के 3 बिगेस्ट कार मार्केट चाइना, अमेरिका और इंडिया को कंपेयर करूंगा। इससे हम लोग को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, जैसे तीनों ही कार मार्केट की अच्छाइयाँ और बुराइयां क्या है, कहाँ पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां अवेलेबल है, कहाँ पे टैक्स सबसे ज्यादा कम है, इमिशन नॉर्म्स, और एट द एंड हम लोग ये देखेंगे कि तीनों में से कौन सी कार मार्केट ओवरऑल बेटर है। और भाई ये वाली वीडियो का रिसर्च और एडिटिंग करने में तो भाई मेरा सच में पसीना छूट गया। 1-2 सब्सक्राइबर्स मिल जाते तो 1-2 सब्सक्राइब। तो सबसे पहले इंडिया में गाड़ियों पे कितना टैक्स लगता है हम लोग वो देख लेते हैं। तो कोई भी कंपनी इंडिया में गाड़ी 3 तरीके से ला सकती है, CBU, CKD या फिर कंप्लीटली गाड़ी इंडिया में बनी हो, यानी मेड इन इंडिया कार। तो CBU फॉर्म में होता यह है कि जो गाड़ी होती है वो कम्प्लीटली बाहर किसी और कंट्री में मैन्युफैक्चर और असेंबल की जाती है और फिर उस गाड़ी को शिप्स की मदद से इंडिया में लाया जाता है। और क्योंकि इसमें ना तो गाड़ी के पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और ना ही गाड़ी इंडिया में असेंबल हो रही है, इसलिए इंडिया के इसमें कोई फायदा होता नहीं है। इसलिए ये वाले फॉर्मेट में सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, जिसमें अगर जो गाड़ी को इंडिया में लाया जा रहा है उसका वैल्यू $40,000 से कम है तो 60% टैक्स लगेगा, और अगर जो गाड़ी को इंडिया में लाया जा रहा है उसका वैल्यू $40,000 से ज्यादा है तो पूरा 100% टैक्स लगेगा। उसके बाद इस गाड़ी को इंडिया में एंट्री मिल जाएगी। एंड अभी टैक्स खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये गाड़ी बस डीलरशिप में पहुंची है। जब हम लोग जैसा कोई कस्टमर इस गाड़ी को खरीदने आएगा तब इस पे 28% का GST और इसके ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन साइज और लेंथ वगैरह के अकॉर्डिंग इस पे 1 से लेकर 22% तक का कंपनसेशन टैक्स लगेगा। एंड इसके ऊपर और 7% का RTO और 1% का TCS चार्जेस देना होगा। मतलब हद है यार। तो मोटा मोटी CBU फॉर्म में इंडिया में 150% टैक्स तो लग ही जाता है। फिर आता है CKD फॉर्म, यानी कंप्लीटली इंडिया में फिर भी कम टैक्स। इसमें कार मैन्युफैक्चरर कार के पार्ट्स को बाहर किसी और कंट्री में मैन्युफैक्चर करता है और फिर उन पार्ट्स को इंडिया में लाके लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में असेंबल करके गाड़ी पाकिस्तान में अच्छा और ये वाले फॉर्मेट में गाड़ियों पे 15 से लेकर 35% तक का टैक्स लगता है बेस्ड ऑन अगर गाड़ी के चैसी और इंजन को कनेक्ट करके इंडिया में लाया गया तो 35% का टैक्स लगेगा, और अगर चैसी अलग, इंजन अलग और सारे पार्ट्स को अलग अलग करके इंडिया में लाया गया तो 15% का टैक्स लगेगा। उसके बाद इस गाड़ी के पार्ट्स को इंडिया में एंट्री मिल जाएगा, फिर ब्रांड अपने प्लांट में इस गाड़ी को असेंबल करके शोरूम की तरफ भेज देगा, और जब आपके और मेरे जैसे कस्टमर इस गाड़ी को खरीदने जाएंगे तो इसमें और 28% का GST और 1 से लेकर 22% तक का कंपनसेशन टैक्स लगेगा, 7% का RTO और 1% का TCS चार्जेस के साथ। उसके बाद ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। यानी CKD फॉर्म में भी ऑलमोस्ट आपको 85% टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स सबसे कम टैक्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया गाड़ियों पे लगता है, जिसमें गाड़ी के पार्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं और गाड़ी को असेंबल भी इंडिया में ही किया जाता है। और इस टाइप की गाड़ियों पे ऐसे तो कोई अलग से टैक्स नहीं लगता है, बस जब आप इस टाइप की गाड़ी को खरीदने जाओगे तब 28% का GST और 1 से 22% तक का कंपनसेशन टैक्स लगेगा, 7% का RTO और 1% का TCS चार्जेस के साथ। और हाँ, ये जो 1% का TCS चार्जेस है ये बस 10 लाख से ऊपर वाली गाड़ियों पे देना होता है। तो देखा जाए तो कंप्लीटली मेड इन इंडिया गाड़ियों पे भी आपको 36 से लेकर 58% तक का टैक्स तो देना ही पड़ता है। और इन बातों का अर्थ ये निकलता है कि इंडिया में भाई गाड़ियों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। मतलब हद है यार। इन्हीं टैक्सेस की वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है और फिर आम आदमी गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब अमेरिका पे गाड़ियों पे कितना टैक्स लगाया जाता है हम लोग वो देखते हैं। तो अमेरिका पे इंपोर्टेड कार्स पे फ्लैट 2.5% का टैक्स लगता है, फिर उसके बाद 0 से लेकर 7% तक का स्टेट के अकॉर्डिंग सेल्स टैक्स है, और फिर लास्ट में $200 से लेकर $300 तक का रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ता है, और बस इतना ही। और ऐसा यहाँ पे कोई डॉलर्स में भी तो पे करना पड़ता है, बस एक टैक्स को छोड़ के, जिसका नाम है चिकन टैक्स। ये 25% का टैक्स है जो इम्पोर्टेड लाइट वेट पिकअप ट्रक्स पे लगाया जाता है। ओरिजिनली ये टैक्स 1963 में आया था US के ऑटोमेकर्स को यूरोपियन ऑटोमेकर से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आज भी ये टैक्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप लोग सब देख ही सकते हैं अमेरिकन कार मेकर्स की गाड़ियां अमेरिका के अलावा और कहीं चल ही नहीं रही है। हर कंट्री से बोरिया बिस्तर बांध के इन लोगों को निकलना पड़ रहा है, और अमेरिका से भी इन लोगों का पत्ता न कट हो जाए, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने फोर्ड और सेवरलेट जैसे कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक ये टैक्स लगा रखा है, ताकि कुछ नहीं तो भाई इन लोगों की पिकअप ट्रक तो अमेरिका में बिकते ही रहे। और एट द एंड ये भी कोई ज्यादा बड़ा टैक्स नहीं है, और इंडिया के कंपैरिजन में तो भाई ये कुछ भी नहीं है। उठा ले रे देवा। अब चाइना में टैक्सेस का क्या हालचाल है हम लोग वो देख लेते हैं। तो चाइना में इंपोर्टेड कार्स पे फ्लैट 25% का टैक्स लगता है, फिर वहाँ पे 10% का परचेज टैक्स देना होता है, और इन सब के ऊपर वहाँ पे एक और टैक्स लगता है
कंज्यूमर टैक्स करके 1 से लेकर 40% तक का। और ये टैक्स डिसाइड होता है कार के इंजन साइज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर 1000 सीसी का इंजन है तो उसमें 1% टैक्स लगेगा। अगर इंजन का साइज 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर के बीच में है तो 5% का टैक्स लगेगा। और अगर इंजन साइज 4 लीटर या फिर उससे ज्यादा है तो 40% का टैक्स लगेगा। और देखा जाए तो भाई इंडिया के कंपैरिजन में टैक्सेस यहाँ पे भी बहुत कम है। और मेरे को पता है ये सब देखने के बाद आप लोगों को काफी ज्यादा अनफेयर टाइप का फील हो रहा होगा, और क्यों ना हो भाई। जो गाड़ी अमेरिका में 1 करोड़ की है वो सेम गाड़ी को अगर हम लोग इंडिया में लेना चाहें तो उसके हम लोगों को 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में 4 करोड़। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। और भाई जैसे टैक्स गाड़ियों के प्राइस को अफेक्ट करती है, वैसे ही एक और चीज है जो गाड़ियों के प्राइस और पूरी की पूरी गाड़ी को अफेक्ट करती है, जो कि है एमिशन नॉर्म्स। एमिशन नॉर्म्स एक तरह के सेट ऑफ रूल्स या फिर लिमिट्स कह सकते हैं जो हर कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, जिसमें ये फिक्स किया जाता है कि एक गाड़ी जो उस कंट्री में चल रही है वो मैक्सिमम कितना अमाउंट के पॉल्यूटेंट्स और हार्मफुल गैसेस अपने एग्जॉस्ट से एनवायरनमेंट में एमिट कर सकती है। और एमिशन नॉर्म्स में मेनली 4 तरह के पॉल्यूटेंट्स पे लिमिट लगाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स और फिर है अदर हाइड्रोकार्बन्स। पर इन सब में से सबसे ज्यादा ध्यान नाइट्रोजन ऑक्साइड पे दिया जाता है, क्योंकि यही चीज कंबशन के टाइम पे रिलीज होती है और यही चीज इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा गंदा करता है। और इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी ये गैस बहुत ज्यादा हार्मफुल है और अस्थमा जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है इस गैस की वजह से। और इसलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको गाड़ियों का धुआं सूंघने में बहुत मजा आता है तो भाई समय रहते उसको संभाल लो। हाँ, तो ये होता है एमिशन नॉर्म्स। और एमिशन नॉर्म्स को भी ना एक लिमिट तक ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर एमिशन नॉर्म्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देंगे ना तो कंपनीज को उस एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लाई करने के लिए R&D में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गाड़ी इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी और आम आदमी गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स का मतलब होता है कि इंजन साइज को भी छोटा रखना पड़ेगा, तभी तो वो छोटा इंजन छोटा अमाउंट में धुआं फैलाएगा। तो इंडिया में जो एमिशन नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है BS6, जो कि यूरोप में चलने वाले यूरो 6 का एग्जैक्ट कॉपी है, जिसमें जो BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल गाड़ियां होती है वो मैक्सिमम 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर का नाइट्रोजन ऑक्साइड और 4.5 मिलीग्राम का पार्टिकुलेट मैटर एमिट कर सकती है। BS6 कंप्लाइंट डीजल गाड़ियां होती है वो मैक्सिमम 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर का नाइट्रोजन ऑक्साइड और 4.5 मिलीग्राम का PM अपने एग्जॉस्ट से निकाल सकती है। और ये वाले एमिशन नॉर्म्स को ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंसिडर किया जाता है। और 2020 में जब ये वाले एमिशन नॉर्म्स को लागू किया गया था तब टाटा और महिंद्रा को अपने काफी सारे गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, जिसमें से टाटा हेक्सा भी एक है। एनीवेज, अब हम लोग अमेरिका के एमिशन नॉर्म्स को देखते हैं। तो अमेरिका में एमिशन नॉर्म्स EPA यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी सेट करती है। और अमेरिका में जो करंटली अभी एमिशन नॉर्म्स चल रहे हैं उसका नाम है EPA Tier 3। और इस नॉर्म्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे बिन 160, बिन 125, बिन 70, और हर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एमिशन लिमिट सेट किए गए हैं। जैसे बिन 160 में मैक्सिमम 160 मिलीग्राम पर माइल्स का नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गाड़ी एमिट कर सकती है, और बिन 70 में मैक्सिमम 70 मिलीग्राम पर माइल का नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गाड़ी अपने एग्जॉस्ट से निकाल सकती है। और जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे कि कार वगैरह, उन सबको बोला जाता है कि वो बिन 30 या फिर बिन 50 के अराउंड में ही रहे। बिन 30 में मैक्सिमम एक गाड़ी 30 मिलीग्राम पर माइल्स का नाइट्रोजन ऑक्साइड और 3 मिलीग्राम पर माइल्स का PM अपने एग्जॉस्ट से रिलीज कर सकती है। और बिन 50 में लिमिट थोड़ा सा ज्यादा है, जिसमें एक गाड़ी मैक्सिमम 50 मिलीग्राम पर माइल्स का नाइट्रोजन ऑक्साइड अपने एग्जॉस्ट से निकाल सकती है। और PM का लेवल तो यहाँ पे भी सेम ही है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि मिलीग्राम्स पर माइल है, ना कि मिलीग्राम्स पर किलोमीटर। और इसी को अगर आप मिलीग्राम्स पर किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे ना तो ये लिमिट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और अमेरिका में ऐसा सिस्टम इसलिए रखा गया है ताकि कार मैन्युफैक्चरर्स पे ज्यादा लोड ना पड़े। अब हम लोग चाइनीज एमिशन नॉर्म्स को देखते हैं। तो चाइना के एमिशन नॉर्म्स सेम इंडिया के तरह ही यूरो नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है, पर इन लोगों ने इसमें अपना दिमाग लगा कुछ चेंजेस किए हैं। इंडिया की तरह अंधाधुंध नहीं छाप दिया है। तो अभी जो चाइना में एमिशन नॉर्म्स चल रहे हैं उसका नाम है चाइना 6, और इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, चाइना 6A और चाइना 6B। चाइना 6A को 2020 में और चाइना 6B को 2023 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और हम लोग दोनों को ही देखेंगे, कंपैरिजन करने में आसानी होगा। तो इंडिया में ऐसा होता है कि ऑल्टो के लिए भी सेम एमिशन नॉर्म्स है और फॉर्च्यूनर के लिए भी सेम एमिशन नॉर्म है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में गाड़ियों का एमिशन नॉर्म्स गाड़ियों के वेट के हिसाब से रखा गया है, जिसमें इन लोगों ने गाड़ियों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। स्टेज 1 में वो गाड़ियां आती है जिनका रेफरेंस वेट 1305 kg से कम है, और इन गाड़ियों के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिमिट है 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर और PM का लिमिट है 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर। और जिन गाड़ियों का वेट 1760 kg से कम है और 1305 kg से ज्यादा है वो क्लास 2 में आती है। इन गाड़ियों के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिमिट है 75 मिलीग्राम पर किलोमीटर और PM का लिमिट तो सेम ही है। और जिन गाड़ियों का वेट 1760 kg से भी ज्यादा है वो क्लास 3 में आती है। इन गाड़ियों के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिमिट है 82 मिलीग्राम पर किलोमीटर और PM का लिमिट यहाँ पे भी सेम ही है। और
ये सब जो मैंने अभी बताया ना, ये सब स्टेज 1 का था। तो स्टेज 1 को अगर हम लोग इंडिया के एमिशन नॉर्म से कंपेयर करें ना, तो ये काफी ज्यादा लाइट है। लेकिन स्टेज 2 में इन लोगों ने एमिशन नॉर्म्स को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया था, जिसमें चाइना 6B में क्लास 1 की गाड़ियों के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिमिट है 35 मिलीग्राम पर किलोमीटर और पीएम का लिमिट है 3 मिलीग्राम पर किलोमीटर। और क्लास 2 वाली गाड़ियों के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिमिट है 45 मिलीग्राम पर किलोमीटर और क्लास 3 वाली गाड़ियों के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिमिट है 50 मिलीग्राम पर किलोमीटर और पीएम का लिमिट सारे ही क्लासेस में सेम है। तो स्टेज 2 में देखा जाए तो भाई इन लोगों ने एमिशन नॉर्म्स को काफी ज्यादा टाइट कर दिया था और यही वाला एमिशन नॉर्म अभी करंटली वहाँ पे चल भी रहे हैं। लेकिन ये सब चीज से वहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना एक ईवी डोमिनेटेड मार्केट है। अब भला जिसकी गाड़ी में इंजन ही नहीं है वो भला एमिशन नॉर्म्स का क्या ही चिंता करेगा, है कि नहीं? सही बात है। ओवरऑल कंपैरिजन हम लोगों ने टैक्सेस देख लिए, एमिशन नॉर्म्स देख लिए। अब हम लोग इन तीनों ही कार मार्केट का ओवरऑल कंपैरिजन करके देखेंगे, जैसे कि मार्केट का साइज क्या है, कहाँ पे ज्यादा वैरायटी ऑफ कार्स अवेलेबल है, मार्केट का मेरे ख्याल से माइंडसेट क्या है, चाइना बेस्ट के सेलिंग अंदर कार कौन सा है, variety ज्यादा हो मैन्युफैक्चरर और सकती है। कंज्यूमर दोनों मेरे के ख्याल पर्सपेक्टिव से। से मार्केट कैसा है, वो सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या मैंने वीडियो देखी नहीं। तो सबसे पहले हमारे प्यारे इंडिया से ही शुरुआत करते हैं। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है सेल्स के हिसाब से। 2022 में Third, इंडिया में ऑलमोस्ट not 4.3 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा गाड़ियां बेची गई थी। और इंडिया में अभी टाटा, टोयोटा और लैम्बोर्गिनी जैसे 35 से भी ज्यादा कार ब्रांड्स हैं, जिसमें मारुति सुजुकी 41.6% मार्केट शेयर के साथ टॉप पे है। उसके बाद 14.7% मार्केट शेयर के साथ Hyundai सेकंड प्लेस पे है और हमारा टाटा और महिंद्रा थर्ड और फोर्थ प्लेस पे है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमारी अपनी देसी कंपनीज को टॉप पे होना चाहिए। 2023 की मोस्ट सेलिंग कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसके ऑलमोस्ट इतने यूनिट सेल हुए थे। और इंडियन कार मार्केट में ईवीज का शेयर अभी तो बहुत कम है, बस 1.3% के आसपास है। मतलब जितनी भी गाड़ियां इंडिया में बिक रही है उसमें से बस 1.3% गाड़ियां इलेक्ट्रिक है, बाकी सब आइस पावर्ड है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि एक भारतीय कार बायर को चाहिए क्या होता है। मेरे ख्याल से इंडियन बायर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है माइलेज। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा सैलरी गाड़ी में तेल भराने में ही चले जाए। फिर आता है रिलायबिलिटी और फिर लो सर्विस कॉस्ट और लास्ट में रीसेल वैल्यू। और आजकल तो भाई सेफ्टी और फीचर्स को हमारे इंडियन बायर लोग काफी ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं। पर पता है क्या, एक ऐसी भी चीज होती है जो एक इंडियन कंज्यूमर को सबसे ज्यादा प्यारा है, और उस चीज को पाने के लिए अगर मैंने जितने भी ऊपर में चीजें बताए ना, उनमें से अगर कुछ को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो भी वो रेडी हो जाएंगे। और वो चीज है रोला, बोले तो शो ऑफ। इंडिया के लोगों को शो ऑफ करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए फैक्ट है कि इंडिया में जितनी भी गाड़ियां बिकती है ना, उसमें से 80% गाड़ियां फाइनेंस पे होती है, यानी लोन पे। और फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां भी बस इसी रीजन की वजह से बिकती है, क्योंकि देखा जाए तो भाई फॉर्च्यूनर में तो 20 लाख वाले गाड़ी के भी फीचर्स नहीं मिलते और स्कॉर्पियो तो एक 0 स्टार रेटेड गाड़ी है। लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों का रोड प्रेजेंस बिल्कुल ही मस्त है और भौकाल तो पूरा ही है, इसलिए ये गाड़ियां बिकती है बस। और अगर हम लोग वैरायटी ऑफ कार्स के बारे में बात करें तो इंडिया में कुछ खास वैरायटी अवेलेबल नहीं है। हर सेगमेंट में आपको बस कुछ ही गिने चुने ऑप्शंस मिलेंगे और इंडिया की हर कार में आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग तो मिल ही जाएगी। हर जगह आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। फीचर्स की तरफ जाएंगे तो भाई रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी, और अगर रिलायबिलिटी की तरफ जाएंगे तो भाई फीचर्स नहीं मिलेंगे। और अगर किसी गाड़ी में दोनों चीज मिल गई तो आफ्टर सेल सर्विस तो भाई एक बुरे सपने की तरह होगी। जैसे कि टाटा का एग्जांपल ले लो। एनीवेज, इंडियंस का फेवरेट कार बॉडी टाइप एसयूवी है। एसयूवी से इंडियंस को इतना ज्यादा पसंद है कि एक हैचबैक भी लेंगे तो भाई एसयूवी के नाम पे, ताकि सबको ये बोल सके कि एसयूवी गाड़ी ली है। और इंडिया की एसएस तो कोई बड़ी ग्लोबल कार ब्रांड नहीं है, जैसे कि जापान की टोयोटा है और अमेरिका की फोर्ड है। लेकिन हमारी टाटा और महिंद्रा भी आजकल ग्लोबली काफी अच्छा काम कर रही है, जिसमें से मेनली महिंद्रा काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये हमारे नेबर कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका और भूटान में तो गाड़ियां बेच ही रही है, साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे बड़े कार मार्केट में भी अपनी गाड़ियां बेच रही है, और वहाँ के लोग इनकी गाड़ियां काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस मामले में टाटा अभी थोड़ा पीछे चल रहा है, जिसमें ये हमारे नेबर कंट्रीज जैसे कि भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में ही बस गाड़ियां बेच रहे हैं। अब हम लोग अमेरिकन कार मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं। तो अमेरिका इस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है सेल्स के हिसाब से। 2022 में यहाँ पे 13.8 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा गाड़ियां बेची गई थी, यानी इंडिया से ऑलमोस्ट 9.5 मिलियन यूनिट ज्यादा। भाई हमारी पॉपुलेशन तो इन लोगों से कितना गुना ज्यादा है, उसके बाद भी गाड़ियों के सेल्स के मामले में हम लोग इनके आसपास भी नहीं है। एनीवेज, अमेरिका में GMC, कैडिलैक, डॉज, एक्यूरा जैसे 42 से भी ज्यादा कार ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिसमें जनरल मोटर्स 16.42% मार्केट शेयर के साथ टॉप पे है, और ये अमेरिका की लोकल कंपनी है। और अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि अमेरिकन को किस टाइप की गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमें ये पता चलेगा कि अमेरिकन को बड़ी साइज की और पावरफुल इंजन वाली गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है। और क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस बहुत कम है और वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बहुत हाई है, इसलिए वहाँ के कार मैन्युफैक्चरर लोग माइलेज और रिलायबिलिटी ये सब चीज का बिना परवाह के एकदम मजेदार गाड़ियां बनाते हैं। जैसे इस रैम TRX को ही देख लीजिए, ये एक 3 टन की पिकअप ट्रक है जिसमें एक 702 हॉर्स पावर वाला V8 इंजन डाल रखा है। भाई लैम्बोर्गिनी हुराकन में भी 640 हॉर्स पावर आती है बस, और इस पिकअप ट्रक में 702 हॉर्स पावर है।
मतलब गजब। और बस इसी रीजन की वजह से अमेरिका की गाड़ी अमेरिका के अलावा और किसी कंट्री में चलती ही नहीं है, क्योंकि हर कंट्री का पर कैपिटा इनकम इनकी तरह हाई नहीं होता है और लोगों को थोड़ा इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए होती है जिसमें रिलायबिलिटी और माइलेज थोड़ा अच्छा हो। एनीवेज, अगर हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करें तो अमेरिका में हर सेगमेंट में आपको अच्छी खासी वैरायटी ऑफ कार्स मिल जाएगी। और क्योंकि वहाँ की मार्केट इंडिया की तरह प्राइस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए वहाँ की गाड़ियों में आपको कॉस्ट कटिंग थोड़ा कम मिलेगा और वहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी गाड़ियां मिल जाएगी। और जैसे इंडिया में मजेदार गाड़ियों की बहुत ज्यादा कमी है, वैसा सीन वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आपको एक से एक गाड़ियां मिलेगी, जैसे कि कैडिलैक एस्केलेट हो गया, फोर्ड ब्रोंको हो गया, एक्यूरा NSX और भी बहुत सारी अच्छी मसल कार्स। और ये सब तो थोड़ी महंगी गाड़ियां हो गई ना। अगर आप बजट सेगमेंट में भी देखेंगे ना तो भी वहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी, जैसे कि GR करोला हो गई या फिर होंडा सिविक हो गई। और GR करोला तो भाई मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ये एक हैचबैक है जिसमें एक 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो लिटरली 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और अमेरिकन का फेवरेट कार बॉडी टाइप पिकअप ट्रक है और वहाँ की मोस्ट सेलिंग कार्स भी फोर्ड F सीरीज रही है के 2023 में 7.5 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल हुए थे। और अमेरिका की फोर्ड और सेवलेट काफी ज्यादा बड़ी और नामी कंपनीज है, लेकिन आजकल इनका धंधा थोड़ा डाउनसाइड चल रहा है, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से डिजाइन की हुई बड़ी साइज की और गैस गजलिंग गाड़ियां कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर इन लोगों को धंधा किसी बाहर की कंट्री में करना है तो वहाँ के हिसाब से कॉम्पैक्ट और अच्छी माइलेज वाली रिलायबल गाड़ियां बनानी होंगी। और इसी चीज में अमेरिका की गाड़ियां फेल हो जाती है और इसी रीजन की वजह से अमेरिका की कार ब्रांड्स ग्लोबली फेल हो रही है, जैसे कि इंडिया में फोर्ड और सेवलेट हो गई। एंड फाइनली अब हम लोग चाइनीज कार मार्केट को देखेंगे। तो चाइना इस दुनिया की बिगेस्ट कार मार्केट है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। 2022 में यहाँ पे 26.8 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा गाड़ियां बिकी थी। और भाई लिटरली चाइना में 150 से भी ज्यादा कार ब्रांड्स हैं। और चाइना की टॉप 3 मोस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स चाइना की लोकल कंपनीज है। और चाइना की कहानी ना बहुत ही ज्यादा भयानक है। तो आइस इंजन वाले एरा में तो चाइना उतना एग्रेसिव नहीं था, लेकिन जब से ये ईवी वाला एरा है ना, चाइना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली खेल रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट ईवी मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, जिसमें 2009 से लेकर 2023 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने ईवी मैन्युफैक्चरर को $27 बिलियन से भी ज्यादा की छूट दी है टैक्सेस और सब्सिडीज के फॉर्म में। इवन अकेली BYD कंपनी को भी $3.6 बिलियन से भी ज्यादा की छूट मिली है। भाई टाटा मोटर्स का 2023 का प्रॉफिट था $3.8 बिलियन और चाइनीज कंपनी को तो यहाँ पे सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट ही $3.6 बिलियन के मिल जा रहे हैं। चीटिंग करता है तू। और क्योंकि चाइना पहले से ही टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में काफी ज्यादा एडवांस था, इस चीज का बेनिफिट चाइना के ईवी मार्केट को भी मिला है। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग तो चीप वहाँ पे है ही, इसलिए हर दूसरे दिन एक नई कार कंपनी खुल जाती है। और बाकी चाइना में आपको एकदम एक्सट्रीम वैल्यू गाड़ियां मिल जाएंगी और वहाँ की गाड़ी में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिसका कोई नीड नहीं है, लेकिन वो फिर भी गाड़ी में ठूस रखे हैं। और चाइना में आपको बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाड़ियां मिल जाएंगी, जैसे कि ये BYD यांग वांग U9 को ही देख लीजिए। भाई कितना अजीब नाम था ये एक स्पोर्ट्स कार है जिसमें आपको बटरफ्लाई डोर्स मिलते हैं और ये गाड़ी लिटरली जंप कर सकती है। और इस गाड़ी को चलने के लिए बस 3 चक्कों का जरूरत है। आप इस गाड़ी का एक चक्का निकाल भी देंगे तो भी ये गाड़ी चलने के लिए सफिशिएंट है। और इनकी एक यांगवान U8 करके गाड़ी आती है। ये एक SUV है जो कि लिटरली एक जगह पे खड़े 360 डिग्री टर्न कर सकती है। मतलब चाइना में तो आपको एक से एक गाड़ियां मिल जाएंगी और ऑप्शंस की तो वहाँ पे कोई कमी नहीं है। हर सेगमेंट में आपको ढेरों गाड़ियां मिल जाएंगी और वहाँ पे पूरा जनरेशन ही चेंज हो जाता है। और चाइना एक EV डोमिनेटेड मार्केट है। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां बिकती है उसमें से 70% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती है। और वहाँ की टॉप सेलिंग कार है टेस्ला मॉडल Y। एंड फाइनली अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट पार्ट यानी कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो तीनों ही कार मार्केट में से सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया में लगता है और सबसे कम टैक्स अमेरिका में लगता है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा टैक्सेस की वजह से बर्डन सबसे ज्यादा कंज्यूमर पे ही पड़ता है। एमिशन नॉर्म्स के मामले में देखें तो अमेरिका फिर से एक बार तीनों में से सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बिन वाला सिस्टम आपको मिल जाता है। और चाइना सबसे बेकार है एमिशन नॉर्म्स के मामले में, लेकिन वहाँ के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना एक ईवी डोमिनेटेड मार्केट है और ईवी चलाने वालों को एमिशन नॉर्म से क्या ही फर्क पड़ता है। और अगर हम लोग इंडियन कार मार्केट को कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां नहीं मिलेंगी और ना ही यहाँ पे ज्यादा गाड़ियों की वैरायटी अवेलेबल है। और कार मैन्युफैक्चरर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग इंडियन कार मार्केट को देखें तो क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, इसलिए कार मैन्युफैक्चरर्स को गाड़ी में बहुत सारे कॉस्ट कटिंग करने पड़ते हैं। और इसी रीजन की वजह से कोई भी कार ब्रांड इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार लॉन्च नहीं करता है, क्योंकि लॉन्च करने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई लेगा ही नहीं। और बाई चांस अगर इंडिया में कोई अच्छी गाड़ी लॉन्च भी हो जाती है तो भी इंडियन कंज्यूमर उसको भाव नहीं देते हैं, जैसे एंडेवर का एग्जांपल ले लो। और अगर हम लोग अमेरिकन कार मार्केट को कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पे आपको पावरफुल और बड़ी साइज की गाड़ियां मिल जाएंगी और वहाँ पे ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं है। और वहाँ के लोगों को जैसी गाड़ी पसंद होती है ना, वैसी गाड़ी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और कार मैन्युफैक्चरर्स के नजरों से अगर हम लोग अमेरिकन कार मार्केट को देखें तो वहाँ पे भाई टैक्सेस भी बहुत ज्यादा कम है और वहाँ के लोग भी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है,
इसलिए वहाँ की कार कंपनीज आराम से गाड़ियां बनाती है बिना रिलायबिलिटी और माइलेज सबका परवाह किए। और बाकी चाइना में आपको सस्ती सस्ती मास प्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाड़ियां मिल जाएंगी और वहाँ पे 150 से भी ज्यादा कंपनीज है, इसलिए ऑप्शंस की तो भाई वहाँ पे कोई कमी नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके पास पैसे कम है लेकिन आपका सपना है कि रोल्स रॉयस और रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में घूमे, तो वहाँ पे आपको हर अच्छी गाड़ी का चीप कॉपी भी मिल जाएगा जिसमें आप सस्ते में ही अपना महंगा सपना पूरा कर सकते हैं। और बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स के भी वहाँ पे मजे हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस ज्यादा नहीं है और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। हाँ, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन वहाँ पे लोग भी तो ज्यादा है, इसलिए चलता है वहाँ। और अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो भाई प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने महात्मा गांधी, माइकल जैक्सन जैसे 6 फेमस पर्सनालिटीज का फेवरेट कार के बारे में बात किया है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। और वीडियो बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि वैरायटी तो मैंने पहले बोला था कि चाइना के अंदर ज्यादा होगी, बिकॉज उनकी कार मार्केट के अंदर वैरायटी ज्यादा ही होगी। वो इलेक्ट्रिक कार एक तो बनाते, एक दूसरा ये कि वो हर चीज की कॉपी भी बना लेते, तो वैरायटी तो होगी वहां पे ज्यादा। और टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स इंडिया में तो लगता है टैक्स ज्यादा। तीनों ही जो है वो चाइना, अमेरिका और इंडिया बहुत बड़ी कार मार्केट है कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीनों ही बड़ी पावरफुल इस टाइम जा रही है। ना ही सिर्फ कंट्रीज पावरफुल जा रही है, इनकी कार मार्केट भी बहुत ज्यादा पावरफुल चल रही है। और एक चीज ये है कि अभी आप लोगों ने ये इंडिया का टैक्स आप लोगों को ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को पाकिस्तान का नहीं पता। पाकिस्तान में बहुत महंगी, अगर 2 करोड़ की गाड़ी इंडिया में जो बिक रही है ना, वो 5 से 6 करोड़ आराम से वो जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिकेगी। टैक्स जो है वो यूएसए के अंदर वाकई कम है क्योंकि वहां पर जो है वो इतना गवर्नमेंट काफी रिलैक्स जो है वो अपने जितने भी होते हैं सिटीजन उनको जो है वो काफी रिलैक्सेशन जो है वो टैक्स के अंदर देती है। अब ट्रम्प के आने के बाद तो मजीद जो है वो रिलैक्सेशन उनको मिल भी जाएगी और भी। तो गाइज, आप लोगों की फेवरेट कार कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। लाइक करना नहीं भूलना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज गाइज। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।